नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर IQ की यूट्यूब चैनल में। तो बेटा, हम लोग UPPCL के लिए अकाउंट्स का जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए लेक्चर्स लेके आएंगे, तो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आगे आपको लेक्चर्स अच्छी तरह से मिलते रहेंगे। और यहाँ पर हम आज बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। और यहाँ पर ये जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की पहली वीडियो है। एक और वीडियो आएगी जिसमें जो बाकी प्रिंसिपल्स है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि लंबी वीडियो हो जा रही थी, इस वजह से हमने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया है दोनों वीडियोज़ को। ठीक है। और वीडियो आपको किसी भी तरह हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रिंसिपल है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है? तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अगर शॉर्ट में समझे तो ये बोलता है कि मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग आइडेंटिटी, मतलब आपने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया और आप एक नेचुरल पर्सन, मतलब दोनों अलग अलग आइडेंटिटी होता है। यही चीज़ इसमें लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट यूनिट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। मतलब बिजनेस अपने मालिक से एक सेपरेट यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है। हिंदी में क्या लिखते हैं? लेखांकन में हम व्यवसाय और मालिक के बीच में अंतर रखते हैं। और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ही है जिसके कारण बेटा आप लोग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखते हो। तो अगर आपसे पूछता है कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्यों लिखा जाता है, तो आप बताओगे चूंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि मालिक और उसका बिजनेस दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है। इसी वजह से मालिक जो पैसा बिजनेस को देता है वो बिजनेस एज ए लायबिलिटी अपने लायबिलिटी के साइड में दिखाता है, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं देनदारी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और अगला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में हम ये बोलते हैं कि बिजनेस में सिर्फ उन्हीं आइटम्स को रखना चाहिए जिसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, या बिजनेस में उन्हीं सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहिए जिसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो इसी को लिखता है, ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। हिंदी में क्या लिखता है? लेखांकन में केवल उन व्यापारिक लेन देन को दर्ज किया जाता है जो पैसे के संदर्भ में व्यक्त किए जा सकते हैं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई दो एम्प्लॉय आपस में लड़ रहे हैं तो उसे आप नहीं नोट करोगे। सिर्फ मनी के टर्म में जो सारी चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं जो घट रही हैं, उन्हीं को नोट करोगे। वो बोलता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रिंसिपल पे। अगला जो प्रिंसिपल है वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये बोलता है बिजनेस चलता जाएगा। गोइंग मतलब चलते जाना। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो लिखा क्या है? बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। भविष्य में लंबे अवधि के लिए व्यवसाय जारी रहेगा। ये होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये गोइंग कंसेप्ट कॉन्सेप्ट ही है जिसकी वजह से जो बिजनेसमैन है वो डिप्रिशिएशन हर साल थोड़ा थोड़ा करके चार्ज करता है। वो उसे ये लगता है कि हमारी जो बिज़नेस है वो कई सालों तक चलेगी और थोड़ा थोड़ा करके हम लागत भी निकाल लेंगे, या हम डिप्रिशिएशन जो है धीरे धीरे करके चार्ज करेंगे, जिससे हमने जो मशीन ख़रीदा है वो उसकी पूरी कॉस्ट हमारा हर साल थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये थोड़ा ध्यान दीजिए, ये पहले हम इसको शॉर्ट में समझा देते हैं, फिर जो लिखा है उसे समझते हैं। देखिए, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे इंडिया में जो है अकाउंटिंग पीरियड जो चलता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। तो हुआ क्या कि जो ट्रू प्रॉफिट होता है, जो ओरिजिनल प्रॉफिट होता है, वो बिज़नेस का हम जब वाइंड अप करते हैं, बिज़नेस को जब बंद करते हैं तभी पता कर सकते हैं। बिज़नेस के बीच में हम पता नहीं कर सकते। लेकिन बिज़नेस को जब आप बंद करोगे तब प्रॉफिट आप पता करोगे, तो ये तो किसी काम का नहीं होगा। इस वजह से क्या होता है कि पूरे बिज़नेस के लाइफ को हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, जिसे हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं या अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, सॉरी, जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। और ये जो अकाउंटिंग पीरियड है वो इनकम टैक्स जो अथॉरिटी है उन्होंने 12-12 महीने का रखा है। और इस वजह से हम 1 अप्रैल से 31 मार्च के पीरियड को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर जो मालिक है वो अपने फाइनेंशियल जो है सिचुएशन को देखता है, स्टेटस को चेक करता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हम क्या जिस राह पर चल रहे हैं उस राह पे हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें होती है। अब एक बार देख लेते हैं कि इसका जो डेफिनेशन है बुक्स में वो क्या लिखा है और सारी चीज़ें। तो लिखता क्या है, एज द बिजनेस इज इंटेंड टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली फॉर ए लॉन्ग पीरियड, द ट्रू रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन कैन बी असर्टेन ओनली व्हेन द बिजनेस इज कम्प्लीटली वाउंड अप। तो वही हमने आपको बताया, जो ट्रू प्रॉफिट होता है वो, या ट्रू रिजल्ट जो होता है वो तभी पता किया जा सकता है जब कम्प्लीटली वो बंद हो। बट
ascertainment of profit after a very long period will be of little use to the proprietor, manager, investor and other, because it will be too late to take corrective steps at that time. और ये जो इतने लंबे समय बाद अगर आप प्रॉफिट पता भी कर लिए तो वो किस काम का, आपने तो बिजनेस बंद कर दिया। तो इतने लंबे समय बाद प्रॉफिट पता करने से हमारे मैनेजर, इन्वेस्टर किसी के ये काम नहीं आता। इसी वजह से क्या किया जाता है, thus the entire life of the firm is divided into time interval for the measurement of profit of the business। इस वजह से पूरे लाइफ को हम छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में बांट देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। समझ गए। और इंडिया में जो टाइम इंटरवल है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। उसी चीज़ को अगर आप देखोगे हिंदी में भी लिखा है, क्या लिखता है, जैसे कि व्यवसाय को लंबी अवधि के लिए जारी रखना है, व्यवसाय के संचालन के सही परिणामों का पता केवल तभी लगाया जा सकता है जब व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो गया हो, लेकिन बहुत लंबे अवधि के बाद लाभ का पता करना प्रोप्राइटरों, प्रबंधकों, निवेशकों और अन्य लोगों के लिए बहुत कम काम का आएगा, क्योंकि उस समय सुधारात्मक कदम उठाने में बहुत देरी हो जाएगी। इसलिए व्यवसाय के मुनाफे की माप के लिए फर्म का पूरा जीवन समय अंतरालों में विभाजित किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे लाइफ जो बिजनेस की जो लाइफ है उसको छोटे छोटे भागों में या छोटे छोटे पीरियड में हम डिवाइड करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है, तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट बेचे और उस प्रोडक्ट को बेचने से आपके पास पैसा आया हो चाहे ना आया हो, आप अपने बुक्स में लिख दोगे भैया हमें ये रिवेन्यू या हमें इससे राजस्व मिल गया। समझे नहीं समझे? एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं, फिर हम इसका डेफिनेशन जो बुक में दिया हुआ है उसे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लो 1 अप्रैल को आपको किसी ने ऑर्डर दिया कि हमें 1 लाख जो है ये प्रोडक्ट चाहिए, मान लो 1 लाख हमें बैग चाहिए। आपने जो है 1 महीने बाद उसे बैग दे दिया, लेकिन उसने पैसे नहीं दिया आपको। आपने बैग दे दिया, बोला ले जाओ, वो बोला कि बाद में हम 1 महीने बाद पैसे देंगे, और वो उसके 1 महीने बाद, मतलब आपने 1 अप्रैल को बेचा, 31 जो है अप्रैल को आपने सामान उसे डिलीवर किया और उसने आपको 1 या 31 मई तक उसने आपको पेमेंट किया। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आप अपने बुक्स में कब रिवेन्यू के रूप में उसको नोट करोगे, आप अपने बुक्स में उसे उस तारीख को जिस दिन आपने अपना ओनरशिप उस प्रोडक्ट को उसके हाथ में दिया और बोला ये लो अब तुम इसके मालिक बन गए, उसी तारीख को आप अपने बुक्स में नोट कर लोगे कि भैया हमें रिवेन्यू हो गया। समझ गए? हमें इनकम या हमें राजस्व मिल गया, भले आपके पास पैसा आया हो चाहे ना आया हो। तो वही चीज़ क्या लिखता है, रिवेन्यू या राजस्व इज डीम टू बी रियलाइज्ड व्हेन द टाइटल और द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेजर एंड व्हेन ही हैज़ लीगली बिकेम लायबल टू पे द अमाउंट। It should be remembered that the revenue recognition is not related with the receipt of cash। तो हमने आपको बताया यहाँ पैसे मिले हो चाहे ना मिले हो, लेकिन आपने सामान किसी को दे दिया, आपने किसी को बेच दिया उधार में, आप अपने बुक्स में लिख दीजिए कि भैया हमें पैसे मिल गए, हमारा इनकम हो गया। पैसे मिल गए मतलब हमारा इनकम हो गया। अब जिस दिन वो पैसे देगा उस दिन अपना जो होगा, अभी तो भैया हमारा पैसा इनकम हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये भी प्रिंसिपल है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में से एक है। तो मैचिंग जो कॉन्सेप्ट है ये बोलता है कि जो भी आपको इनकम हुआ, उस इनकम को अर्न करने में जो भी कॉस्ट हुआ उसके साथ एडजस्ट कर दो। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने में जितना, मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बना के बेचा और 1 लाख में बेचा। अब उस प्रोडक्ट को बनाने में आप जितना खर्चा हुआ सबको जोड़ लो, तो पता चला आपको कि उस प्रोडक्ट को बनाने में आपको 60,000 खर्च हुए। तो आप क्या करिए, आप उसको उसके इनकम से माइनस कर दिए। 1 लाख का सामान बेचा, उसमें से 60,000 माइनस कर दिया, 40,000 प्रॉफिट है। तो ये जो माइनस किए ना, यही चीज़ होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। आप क्या करते हो, जो इनकम अर्न हुआ उस इनकम को अर्न करने में जो भी खर्च हुआ उसको उससे मैच करते हो, उसको उससे माइनस करते हो। यही बोलता है ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। मतलब एक समय अवधि में जो भी आपको रेवेन्यू अर्न हुआ, जितने भी सामान बेच के, उतने सारे सामानों को जो आपने बेचा, उन सामानों को बनाने में जो भी कॉस्ट हुआ था उन सबको आप उसमें से माइनस करोगे इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अपने फर्म का नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसमें से उसे माइनस करोगे। ठीक है, और आज का जो लास्ट वो है वो हम लोग देखते हैं, वो है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो ये क्या बोलते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ाया था, कौन सा पढ़ाया था,
यहाँ पढ़ाया था रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, इसी तरह का कुछ है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में बोलता है रेवेन्यू की बात, लेकिन एक्रूअल में रेवेन्यू के साथ साथ यहाँ पर बात करता है एक्सपेंस का भी। कहने का मतलब है एक समय इसका जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है इसके बेसिस पे अगर आपको थोड़ा याद हो तो 11th जैसे सीबीएसई बोर्ड में 12th क्लास में आती है एनपीओ। एनपीओ में एक अकाउंट बनाते थे आप लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता था ना वो एक्रूअल बेसिस पे होता था। एक्रूअल बेसिस का क्या मतलब होता है, एक साल के दौरान आपका कोई एक्सपेंस है, आपने वो पैसा दिया हो चाहे ना दिया हो, आप अपने बुक्स में लिख दोगे भैया हमारा एक्सपेंस है। आपके जो भी इनकम है, आपके पास पैसे आए हों चाहे ना आए हों, उनको भी आप लिख दोगे भैया हमारे इनकम है। मतलब कोई एक्सपेंस आपने पे नहीं किया है तब भी आप लिख दो कि हमारा भैया एक्सपेंस है, और अगर आपको कोई इनकम जो कि आपको मिलने थे नहीं मिले उसे भी आप नोट करके भैया हमें ये इनकम इस साल हुए हैं। एक बार पढ़ते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। इन एक्रूअल कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर रेंडर एंड इट इज इमैटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। मतलब आपने कोई सर्विस दिया या सेल किया, उसके बदले में आपको पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो, आप अपने बुक्स में भैया रेवेन्यू के रूप में लिख दो कि भैया हमें रेवेन्यू हो गया। यही बोलता है ऑल्सो एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे असिस्ट इन अर्निंग द रेवेन्यू वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। मतलब आपने कोई खर्चा किया है या कोई खर्चा, मतलब वो खर्चा आपके पास से पैसे गए हों चाहे ना गए हों, आप अपने बुक्स में लिख दोगे कि भैया हमारा एक्सपेंस हुआ। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। और कुछ जो है और बचे हुए हैं 5-6 और प्रिंसिपल और कुछ और पॉइंट्स बचे हैं जिसको हम इसके बाद के वीडियो में लाएंगे। आपका जिस हिसाब से रिस्पॉन्स रहेगा उसी के हिसाब से हम उतनी जल्दी और वीडियोस लेके आएंगे। तो वीडियो आपको किसी भी तरह हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे हम और वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। आपका दिन शुभ हो।